So, good morning everyone. Welcome to Study Glows. Welcome to the daily newspaper analysis of 17th of March 2021. तो आज है तारीख 17 मार्च 2021। अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट। तो कुछ नया सीखकर हम लोग अपने दिन की शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, एवरी डे इज अ चांस टू लर्न। हर एक जो नया दिन है वो आपके लिए एक चांस बनकर आता है। आपके पास एक नया चांस है कि आप लोग कुछ सीखो, कुछ नया सीखो। और ऑब्वियस ही बात है, आप लोगों को चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, अगर वो कोई अच्छी चीज़ सिखाता है तो डेफिनेटली उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार नज़र मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा, जो ये वीडियो है इसके अंदर शॉर्ट प्लस लेंथी आर्टिकल हम दोनों कवर करते हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को हिट करते हैं। और ये आर्टिकल इनफ डिटेल में मिलेंगे आप लोगों को, यानी कि एमसीक्यू को आएगा तो कोई भी एमसीक्यू आप इन रिलेटेड टॉपिक से इजीली सॉल्व कर पाओगे, प्लस कोई अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग आती है तो आप उनको भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कोमोरोस के बारे में। ये कोमोरोस आइलैंड कहाँ पर है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लस क्या हुआ है, इंडिया ने यहाँ पर एक अपना इंडियन नेवल शिप भेजा है, तो इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सेकंड आर्टिकल में बात करेंगे बैम्बूसा बैम्बूज के बारे में। तो ये जो बांस है ये खतरा पहुंचा रहा है वाइल्ड लाइफ को। ये बांस कहाँ पर पाया जाता है, ये बैम्बूज में क्या खास बात है, ठीक है, बहुत सारी टर्म्स आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलेगी सेकंड आर्टिकल में। एट द लास्ट हम बात करेंगे मैथिकल सरस्वती रिवर के लिए एक पैनल को वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट करा गया है, ताकि जो इस रिवर के ऊपर स्टडी करी जाए आने वाले 2 साल के लिए, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मतलब तीनों के तीनों आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ मेंस के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल्स की। सबसे पहला आर्टिकल बात करेगा सीबकथॉर्न प्लांटेशन के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सभी न्यूज़पेपर के अंदर इसको कवर कर लिया गया है, तो हम लोग भी डेफिनेटली इसको कवर करने वाले हैं। है क्या, कोल्ड डेजर्ट के अंदर हम लोग सीबकथॉर्न प्लांटेशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे ये सीबकथॉर्न क्या है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, और अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर इसको लगाएंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया पे इसका क्या बेनिफिट होगा। देन उसके बाद एट द लास्ट हम बात करेंगे, ये तो बहुत ही शानदार आर्टिकल है, यहाँ पे आप लोग रुकना ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बात करी जा रही है आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे जो एलिफेंट है और ह्यूमन है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है। यानी कि जंगल से जो हाथी है वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, खेत वेत बर्बाद कर देते हैं। तो इंसान और हाथी के बीच में आप कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, या फिर इंसान मर जाता है, या फिर कभी कभी ये इंसान मिलकर हाथी को मार देते हैं। इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है। नाउ हम लोग एक सोल्यूशन लेकर आए हैं, प्रोजेक्ट रिहैब। अब ये रिहैब क्या है, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक, और मधुमक्खी का इस्तेमाल करके हम ये जो है इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे। और मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग मधुमक्खी का इस्तेमाल करके ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, हम हाथी को बाहर निकलने ही नहीं देंगे जंगल से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये जो आर्टिकल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस टाइप का आर्टिकल, इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पहले पूछ चुका है, तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल बन जाता है। चलो, लेकिन हमेशा की तरह एक क्वेश्चन सभी लोगों के लिए, जिसका उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में सबको देना है। बात करी गई है, अभी केंद्र सरकार ने हाल ही में रिकॉन्स्टिट्यूट करा है एक कमेटी को, एक कमेटी बनाई है जो कि जो मैथिकल सरस्वती रिवर है उसके ऊपर स्टडी करेगी आने वाले 2 साल में। इस आर्टिकल का हम लोग डिस्कशन आगे करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसका जवाब आप लोगों को खुद देना पड़ेगा। तो ये जो कमेटी बनाई गई है उसके चेयरमैन कौन है, ठीक है, चेयरमैन यहाँ पे आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर आप देख पाओगे प्रहलाद सिंह पटेल, जयंत कुमार दास, या फिर जी किशन रेड्डी, या फिर आर एस शर्मा। तो इनका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। और वो इस फोटो को देख के आधे लोग तो समझ गए होंगे, ये हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं। तो आप लोग अब ध्यान देना है कल्चर मिनिस्टर कौन से हैं इन नामों में से, ठीक है। तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में सभी लोग कोशिश ज़रूर करो और कुछ नया ज़रूर सीखो। चलो आगे बढ़ते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल इन शॉर्ट का। बात करी गई है कोमोरोस के बारे में। तो हमारा एक इंडियन नेवल शिप है जिसको हम लोग बोलते हैं आईएनएस, जिसका नाम है जलाश्वा। ये पहुंच चुका है कहाँ पर, अंजुआन बंदरगाह पे। ये अंजुआन बंदरगाह कहाँ पर है, कोमोरोस में है। और यहाँ पे हमने ये शिप क्यों पहुंचाया है, इस शिप के अंदर हम लोगों ने 1000 मेट्रिक टन्स ऑफ राइस भेजा है, चावल भेजा है। किसको, कोमोरोस को। अब एक तरीके से आप देखोगे तो इंडिया और कोमोरोस के रिलेशन जो है वो भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है और प्लस ग्रो हो रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे जो ये हमने स्टेप उठाया है, ये एक सागर का विजन भी है। हम लोग यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक विजन है, वो लोग एक आगे विजन लेकर चलते हैं जिसका नाम है सागर। अब ये सागर का विजन क्या है, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल इन द इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो भी कंट्रीज आती हैं, आइलैंड्स आते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए इंडिया काफ़ी कुछ करता है, प्लस उनकी ग्रोथ के लिए भी बहुत कुछ करता है। अभी आप लोग को मालूम है हाल ही में वैक्सीन्स वगैरह हाल ही में जो कोविड-19 लॉकडाउन लगा था, उसके चलते सहित भी हम लोगों ने बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स को भेजा था इन कंट्रीज़ में। मेडिसिन को हम लोग सप्लाई करते हैं जो भी इंडियन ओशन रीजन में जगह है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है सागर। तो इसके अंडर में हमने एक तरीके से कोमोरोस की एक तरीके से हेल्प करी है, हमने पहुंचा दिया है 1000 मेट्रिक टन्स ऑफ राइस। ये देखोगे ये आर्टिकल है ऑल इंडिया रेडियो का, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है क्योंकि ये सरकार का वेबसाइट है और सरकार यहाँ पे डायरेक्टली पब्लिश करती है, ठीक है। सारी ऑथेंटिक न्यूज़ आती हैं। नाउ यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करें तो कोमोरोस क्या है, एक आइलैंड कंट्री है। कहाँ पर? इंडियन ओशन के अंदर। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। फिर उसके बाद बात करें, कोमोरोस बहुत सारे मेजर आइलैंड से मिलकर बना है, ठीक है। और मेजर आइलैंड्स के नाम आप देख पाओगे, ग्रैंड कोमोरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आइलैंड्स का नाम आप छोड़ सकते हो, बट यहाँ पे इसका नाम जरूर याद रखना, ये न्यूज़ के अंदर है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कोमोरोस की कैपिटल प्लस जो लार्जेस्ट सिटी है इसकी, वो है मोरोनी, ठीक है। क्लियर। अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दोनों को पॉइंट के ऊपर ध्यान देना। कोमोरोस जो है मेंबर है अरब लीग का, ठीक है। अरब कंट्रीज कहाँ पे पड़ती हैं? वेस्टर्न साइड पे पड़ती हैं सारी की सारी। तो अरब लीग का मेंबर तो है, लेकिन ये जो कोमोरोस एक लौता ऐसा अरब मेंबर है जो कि सदर्न साइड में पड़ता है, ठीक है। डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बन सकता है। और एट द लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये एक मेंबर स्टेट है अफ्रीकन यूनियन का भी, यानी कि आप देख पाओगे अरब लीग के अंदर आता है, प्लस अफ्रीकन यूनियन का भी मेंबर है, प्लस ऑर्गेनिक ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का भी मेंबर है, इंडियन ओशन कमिश्नर का भी कमीशन का भी ये मेंबर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे पार्ट्स का ये आप कह सकते हो मेंबर है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब एक बार हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कोमोरोस के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ पड़ती हैं। आप देख पाओगे मोज़म्बिक हो गया, तंजानिया हो गया। मोज़म्बिक भी हाल ही में न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि यूपी में बनाई गई जो लोकोमोटिव है, यानी कि इंजन्स जो बनाए जाते हैं, ठीक है, इंजन्स हम लोगों ने बनाकर मोज़म्बिक को दिए हैं, ठीक है। तो ये मोज़म्बिक भी न्यूज़ के अंदर है, इसके बारे में भी ध्यान रखना। तो आप देख पाओगे ये इंडियन ओशन है, कोमोरोस की कैपिटल हो गई मोरोनी। इधर देखने को मिलेगा मडागास्कर। अब आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, मडागास्कर और मोज़म्बिक के बीच में है कोमोरोस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सेकंड आर्टिकल बात करता है बैम्बूसा बैम्बोस के बारे में। तो बांस के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, बांस कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। नाउ ये जो बांस है, इसमें बहुत ही ज़्यादा खास बात है। क्या है? ये ग्रेगोरियस फ्लावरिंग बैम्बू है, और ये कहाँ पे मिलता है? WWE नहीं है, WWS है, ठीक है। ये क्या है? वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला के अंदर, ये देखने को मिलती है। ये केरला के अंदर ये सेंचुरी है, यहाँ पर ये बैम्बू देखने को मिलते हैं। नाउ अब ये जो बैम्बू है, ये थ्रेट बन चुका है वाइल्ड लाइफ के लिए, यानी जो हमारे एलिफेंट्स वगैरह हैं उनके लिए यहाँ पर ये जो है आप कह सकते हो थ्रेट बन चुका है, खतरा बन चुका है। कैसे? अब जो थ्रेट कैसे बन चुका है? जो वाइल्ड लाइफ जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर के अंदर है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी वहीं पर है, आसपास है। तो फिर यहाँ पे आप देख पाओगे क्या है, पहले तो एक बार जान लेते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। और ये जो हमारा वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो केरला के अंदर है। अब आप देखोगे ना कि यहाँ से जो एनिमल्स हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से, ये जो एलिफेंट वगैरह है, टाइगर वगैरह है, ये लोग माइग्रेट करते हैं इधर की साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों करते हैं ये सब हम लोग आगे जानेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर इतना पढ़ लेते हैं कि जो ये बैम्बू है ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलता है। इसको ग्रेगेरियस फ्लावरिंग बोलते हैं। अब ये क्या मतलब होता है इसका, चलो आगे बात करने वाले हैं। पहले ये आर्टिकल द हिंदू ने कवर किया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हो द हिंदू का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ग्रेगोरियस बैम्बू फ्लावरिंग इन WWS अ थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ, चलो इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करी गई है जो ये बैम्बूसा बैम्बोस है, ये इसको मोनोकार्पिक बोला जाता है। मोनोकार्पिक का मतलब है फ्लावरिंग ओनली वंस, यानी कि ऐसा प्लांट जहां पर उसके पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बार फूल निकलेगा, और एक बार फूल निकलने के बाद क्या होगा, वो प्लांट डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वही है ये बैम्बूसा बैम्बोस। तो आप समझ सकते हो इसको कि ये फ्लावर एक बार निकलेगा, फिर उसके बाद ये डेड हो जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोकार्पिक। अब यहाँ पे जो ये बैम्बूसा बैम्बोस है, इसको हम लोग जाइंट थॉर्नी बैम्बू भी बोलते हैं, कांटेदार बहुत बड़े बड़े बैम्बू भी बोलते हैं। इंडियन थॉर्नी बैम्बू भी बोला जाता है, स्पाइनी बैम्बू भी बोला जाता है, थॉर्नी बैम्बू भी बोला जाता है। तो इसके ढेर सारे नाम हैं। प्लस सदर्न एशिया में बैम्बू देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और बात क्या है, ब्राइट ग्रीन कलर के होते हैं।
उसके बाद आप देख पाओगे बहुत मोटे ये बैम्बू होते हैं, प्लस हैवी भी बहुत ज़्यादा होते हैं और चंक्स में दिखेंगे आप लोगों को, ढेर सारे ग्रुप्स के अंदर यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से ये बैम्बू का पिक्चर है। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब जो ये बैम्बू ग्रूव हैं ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? वायनाड फॉरेस्ट में हमने देख लिया, लेकिन हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एलिफेंट हो गए, टाइगर हो गए। अब क्या होता है समर के टाइम पर यहाँ पे जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो ये जो एलिफेंट वगैरह ये इधर की साइड निकलते हैं, ठीक है, ये माइग्रेंट करते हैं, मतलब ये नीलगिरी बायोस्फीयर से रिजर्व से निकलकर वायनाड फॉरेस्ट पे पहुँचते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँचते हैं क्यों? क्योंकि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं या फिर सेंचुरीज हैं, वहाँ पर क्या होता है, वाटर प्लस जो चारा है, पानी है, वो खत्म होने लगता है, ठीक है, शॉर्टेज पड़ जाती है। तो यहाँ से वो माइग्रेंट करते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स है माइग्रेंट करते हैं इधर की साइड, वायनाड फॉरेस्ट के साइड। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है इनको? ये बैम्बू, और बैम्बू में एक बार जो है पौधा, एक बार फूल निकलता है, उसके बाद ये बैम्बू भी डेड हो जाता है। तो क्या क्या फायदा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, मास डिस्ट्रक्शन ऑफ बैम्बू ये देखने को मिलता है, ठीक है। प्लस आप देख पाओगे क्या है कि अब जो वाइल्ड लाइफ है, यानी कि एनिमल्स बच गए, ना उन्हें वहाँ पे कुछ मिल रहा है ना यहाँ पे कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। नाउ आगे आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। ये तीसरा आर्टिकल बात करता है पैनल और माइथिकल सरस्वती रिवर। तो सरस्वती रिवर आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें तो बहुत से लोग मिथिकल पढ़ेंगे, ठीक है, माइथिकल पढ़ेंगे, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, सभी लोग अलग अलग चीज़ों से आप कह सकते हो प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को। नाउ यहाँ पे क्या होता था, हमारी सरकार ने एक कमेटी बना रखी थी इसके लिए, यानी जो ये रिवर है इसके ऊपर स्टडी करी जाएगी, ठीक है, स्टडी करी जाएगी। और इस रिवर के लिए स्टडी करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और ये 2 साल तक ये कमेटी चल रही थी। अब 2 साल बाद इसका टाइम पीरियड एंड हो गया। अब इस कमेटी को वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट करा गया है। तो आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, सरकार ने रिकॉन्स्टिट्यूट करा है एक पैनल को जो कि सरस्वती रिवर के ऊपर स्टडी करने वाली है। सरस्वती रिवर की एक बार और लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, मैप में। नाउ हम लोग अब यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में। तो जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है, 10 मार्च को इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, बोला कि जो एडवाइजरी कमेटी है जो कि स्टडी करेगी रिवर सरस्वती पर और करती हुई आई है 2 साल से, पिछले 2 साल से। नाउ अब यहाँ पे इसका टाइम पीरियड खत्म हो रहा था, जैसे मैंने बताया पहले वाली कमेटी थी। नाउ उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करा जा रहा है, वापस से लाया जा रहा है। और ये जो पहली वाली कमेटी थी इसको 28 दिसंबर 2017 में लाया गया था। नाउ अब यहाँ पर ये जो कमेटी थी इसको कौन चेयर कर रहे थे? कल्चर मिनिस्टर, ठीक है, जिनका मैंने आप लोगों को पिक्चर दिखाया था, आपका आंसर देना है उसके बारे में, ठीक है। तो कल्चर मिनिस्टर इसको चेयर कर रहे थे और आने वाले टाइम पे जो ये कमेटी वापस रिकॉन्स्टिट्यूट करी गई है आने वाले 2 साल के लिए, अगेन इसको चेयर करेंगे कल्चर मिनिस्टर। उसके बाद आप देख पाओगे इसके अंदर इंक्लूड करा गया है ऑफिशियल्स को, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, चाहे अगर हम बात करें कल्चर, टूरिज्म, वाटर रिसोर्स, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्रीज, ये सभी लोग इसके अंदर आने वाले हैं। और ये जो कमेटी है ये काम बहुत बढ़िया तरीके से करने वाली है, प्लस ये वर्क करेगी और यहाँ पे देखेगी जो पहले वाली कमेटी थी, ठीक है, उसने क्या काम किया है उसको भी रिव्यू करा जाएगा। प्लस जो ये कमेटी है ये एडवाइस करेगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कि आप लोग रिसर्च कंडक्ट करो, ठीक है, नई नई रिसर्चेस करो। हमें रिसर्च जितनी करेंगे उतनी नई नई चीज़ें हम लोग को मालूम चलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यह है आर्टिकल इन डिटेल का पहला आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बात करी गई है सी बकथॉर्न की प्लांटेशन कर रहे हैं हम लोग कोल्ड डेजर्ट के अंदर। एक्सप्लेन पेज पे आया है इंडियन एक्सप्रेस का, तो आप इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंस भी समझ सकते हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का ही डिस्कशन करता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख पाओगे बात करी गई है किस तरीके से हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता है और क्यों स्टार्ट करना चाहता है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो न्यूज़ के अंदर क्यों है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि वो लोग प्लांट करेंगे सी बकथॉर्न को, कहाँ पर? कोल्ड डेजर्ट एरियाज़, ठीक है। अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भी कोल्ड डेजर्ट एरियाज है कौन कौन से मैं भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आगे। पहले तो हम लोग जान लेते हैं ये सी बकथॉर्न है क्या। बेसिकली एक श्रब है, झाड़ कह सकते हो। इसमें ना ऑरेंज येलो कलर का बेरी देखने को मिलती है, ऑरेंज येलो कलर की खाने योग्य बेरी लगी हुई होती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये है इसका फल, एक तरीके से फ्रूट भी कह सकते हो। ये फ्रूट इस झाड़ के अंदर होता है, ये ऑरेंज और येलो कलर का होता है, ठीक है। तो आप देख पाओगे और इसके बहुत फायदे हैं। आई होप आप लोग यहाँ पे पहली बार सुन रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आधे लोगों ने सुना नहीं होगा, सी बकथॉर्न के बारे में पहली बार सुन रहे हो, ठीक है। बताओ जरा कमेंट सेक्शन में कौन कौन पहली बार सुन रहा है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें इसके बहुत फायदे भी हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे कहा थे कि हाँ भारत के अंदर इसको अबव द ट्री लाइन उगाया जाता है। अबव द ट्री लाइन मतलब कि थोड़े से और एक्सट्रीम लेवल पर, जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कोल्ड रहे, ठीक है, ठंडा रहे। तो हिमालयन रीजन बेसिकली परफेक्ट है, ठीक है।
और उसके बाद अगर हम बात करें, इनको ड्राई एरियाज में उगाया जाता है, जैसे कि कोल्ड डेजर्ट हो गए, लद्दाख और स्पीति हो गया, वहाँ पर भी खासकर जो है इसको उगाया जाता है। और आज के टाइम पर भी आप देख पाओगे लद्दाख और स्पीति वैली के अंदर यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे, ठीक है, स्पीति के अंदर ये जो है सी बकथॉर्न देखने को मिलेगा। और जो ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको छरमा भी बोला जाता है, आप ध्यान रखना, इसको छरमा बोला जाता है। प्लस ये लाहौल एंड स्पीति में उगाया जाता है, जो किन्नौर के पार्ट है। और जो बहुत सारे आप कह सकते हो, हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी जगह पर मेजर पार्ट्स जो है इस सी बकथॉर्न के थ्रू कवर करा गया है, क्योंकि ये ठंड में उगता है। तो अभी हमने देखा कि जहाँ पर कोल्ड एरिया है वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरीके से ये उगता है। नाउ आप देख पाओगे ये जो डॉटेड वाला एरिया है, यह है कोल्ड डेजर्ट एरिया, जहाँ पर हम लोग इसको उगाने वाले हैं। प्लस लाहौल स्पीति वाला एरिया ये हो गया, और यहाँ पर हम लोग जो है अभी भी ये सी बकथॉर्न को देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर उगाया जाता है। नाउ अब कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। जो ये सी बकथॉर्न प्लांटेशन है, इसको उगाने से बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो इकोलॉजिकल बेनिफिट होगा, ठीक है, पर्यावरण को भी बेनिफिट मिलने वाला है, प्लस दवाइयों के पर्पज से भी बेनिफिट होगा, प्लस इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा। इससे हम लोग पैसा भी कमा सकते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि इसके इतने फायदे हैं। तो जो सी बकथॉर्न एक सॉइल बाइंडिंग प्लांट है, सॉइल से, मिट्टी से जुड़ा हुआ रहता है और सॉइल इरोजन को रोकता है, ठीक है। सॉइल इरोजन देखने को मिलता है, मिट्टी खिसक जाती है, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन उन सबको ये कंट्रोल करता है, एक तरीके से एनवायरमेंट को फायदा पहुंचाता है। तो हम लोग इकोलॉजिकल बेनिफिट देख रहे हैं, जो कि एनवायरमेंट को क्या फायदा पहुंचा रहा है। जो बायोडाइवर्सिटी एक तरीके से उसको प्रोटेक्ट करता है ये, ठीक है, जो फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी होती है। और लाहौल वैली के अंदर अगर हम बात करें, जहाँ पर विलो ट्रीज़ वगैरह ज़्यादातर लगाए जाते हैं, विलो ट्रीज़ वगैरह, तो यहाँ पे कीटाणुओं का अटैक हो जाता है, पेस्ट अटैक देखने को मिलता है। तो ये जो हार्डी श्रब है, ये आप कह सकते हो बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव है इस इकोलॉजी के अंदर उगाने के लिए, क्योंकि हमने कोशिश ये करी थी कि हम लोग विलो ट्रीज़ को उगा लें वहाँ पर, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव बहुत बेहतरीन ये है, ठीक है, यहाँ पर इस पर कीटाणु वगैरह इतने लगते नहीं हैं। तो ये सी बकथॉर्न काफ़ी बढ़िया एक ऑल्टरनेटिव मिल चुका है हम लोग को विलो ट्रीज़ का, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ग्रो हो जाता है ड्राई रीजन में, जहाँ पर आप लोग को वाटर का फ्लो भी कम हो, ठीक है, पानी की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती, तो भी बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी बढ़िया चीज़ होगी। अब इसके बारे में बात करें मेडिकल बेनिफिट क्या, अभी हमने इकोलॉजिकल बेनिफिट देखे, अब मेडिकल बेनिफिट क्या क्या होगा कि भाई यहाँ पर आप कह सकते हो फोल्क मेडिसिन के तौर पर अगर हम देखें, जो सी बकथॉर्न है ये आप कह सकते हो यूज़ करा जाता है स्टमक को ठीक करने के लिए, पेट की प्रॉब्लम, पेट की जो समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं, प्लस हार्ट की समस्याएं वो भी दूर हो जाती हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी काफ़ी हद तक ट्रीट करी जाती हैं इस पर्टिकुलर प्लांट से। और इसका जो फ्रूट है, जो हमने अभी देखा था येलो ऑरेंज कलर का जो बेरीज थे, वो जो फ्रूट है वो उसके अंदर विटामिन्स वगैरह बहुत होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि आपके ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। प्लस जो है ट्रूप्स वगैरह जो हैं, जो आप देख पाओगे हिमालयन रीजन में जो भी हमारे जवान हैं, सोल्जर्स हैं, उन लोगों को भी हेल्प करते हैं कि वो लोग वेदर से अच्छी तरीके से वाकिफ हो पाएँ। अगर वो लोग ये जो फ्रूट्स वगैरह कंज्यूम करते हैं इस प्लांट से, तो फिर क्या होगा कि वो लोग वेदर से वाकिफ हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत है, लेकिन फिर उनकी बॉडी जो है ना वो काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पर आप कह सकते हो वाकिफ हो जाएगी उस वेदर से। तो काफ़ी बेनिफिट है इसके। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे ट्रेडिशनल यूजेस भी हैं पूरे दुनिया के अंदर, और चाइना वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं इसका। अगर इकोनॉमिकल बेनिफिट के बारे में बात करें, इससे हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो इसकी कमर्शियल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग जूस बनाते हैं, इसका जैम बनाया जाता है, न्यूट्रिशनल कैप्सूल्स, विटामिन्स वगैरह, मल्टी विटामिन्स जो भी होते हैं हमारे न्यूट्रिशंस भरपूर, वो कैप्सूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं इसके, ठीक है। चारा के तौर पे हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चारा होता है उसके तौर पे हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देख पाओगे एक सस्टेनेबल प्लांट है ये, एक बेसिकली एक जो हिमालयन रीजन में हम लोग को एक सस्टेनेबल प्लांट मिल चुका है, क्योंकि इससे पहले विलो ट्रीज़ वगैरह उगाने की हमने कोशिश करी है, बट वो सक्सेसफुली नहीं रह पाया है। तो अब यहाँ पर ये सस्टेनेबल है और सक्सेसफुली बोला जा रहा है। प्लस अगर हम बात करें, चाइना भी इसको आगे काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है इसके ऊपर, तो हम लोग उससे भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। नाउ बात करते हैं इंडिया के अंदर कोल्ड डेजर्ट एरियाज कौन कौन से हैं जहां पर ये उगाया जाएगा। तो जो कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया ये सिचुएटेड है हिमालयाज में, ठीक है। अगर हम बात करें लद्दाख से किन्नौर तक, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये पूरे एरियाज में जो है ये उगाए जाते हैं। मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा, इस वाले एरिया के अंदर उगाने की बात करी गई है इस सी बकथॉर्न को। और ये जो रीजन है ये हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, यानी कि यहाँ पर बारिश भी कम होती है, प्लस जो है ठंड वगैरह ज़्यादा रहती है, ठीक है, टेम्परेचर डाउन रहता है, और बहुत सारे एवलेंकीज वगैरह भी देखने को मिलता है, ठीक है। आप कह सकते हो फ्लड्स वगैरह भी देखने को मिलती हैं, प्लस जैसा कि अभी हम लोगों ने उत्तराखंड में देखा था, तो उस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं।
ठीक है, और जो सॉइल है वो यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे खपत नहीं है, सॉइल की फर्टाइल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी जो है ये जो सी बकथॉर्न है ये ग्रो हो सकता है। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है ऐसे रीजन के लिए, वो लोग काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हैं। ट्री लाइन की हमने बात करी थी, ट्री लाइन के अबव ये उगाया जाता है। तो बेसिकली ट्री लाइन क्या होता है, एक हैबिटेट का एज होता है। मतलब कि जो बेसिकली होता क्या है कि ये एक ट्री लाइन है, मतलब कि मान लो ये एरिया है, ये ट्री लाइन है, यहाँ से नीचे नीचे तक तो पेड़ उगा लेंगे। मतलब ये ऐसा जगह है जहाँ पर पेड़ जो है वो आराम से उग सकते हैं, पेड़ जो है ईजिली ग्रो हो सकते हैं। लेकिन ट्री लाइन के अबव अगर हम जाएं तो यहाँ पे पेड़ आराम से नहीं उगा पाएंगे। ठीक है, हम लोग पेड़ वहाँ पे ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होगा, स्नो पैक होगा, बर्फ वगैरह होगी, तो वहाँ प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली ये ट्री लाइन से अबव यहाँ पे उगा सकते हैं हम लोग, हमने ये डिस्कस किया था। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर लास्ट, ये लास्ट आर्टिकल है, बात करी गई है प्रोजेक्ट रीहैब के बारे में। तो देख पाओगे द हिंदू का अगेन आर्टिकल है, बोला गया है बी फेंसेस टू वार्ड ऑफ एलिफेंट अटैक्स। एलिफेंट के जो अटैक्स देखने को मिलते हैं उससे बचने के लिए एक प्रोजेक्ट है रीहैब। चलो डिस्कस करेंगे इसके बारे में। न्यूज़ के अंदर क्यों है, सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट है रीहैब, इसका फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज, यानी कि एलिफेंट और ह्यूमन के बीच में जो ये अटैक होता है, विवाद देखने को मिलता है, उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। प्लस किस चीज़ का इस्तेमाल करके, मधुमक्खी का इस्तेमाल करके। कैसे, हम लोग ना एक बी बॉक्स बनाएंगे, बी बॉक्स बनाकर हम उस फॉरेस्ट के जहाँ पे भी एलिफेंट है उस फॉरेस्ट के किनारे लगा देंगे, जिससे कि वो एलिफेंट अगर बाहर निकलने की कोशिश करेगा या क्रॉस करने की कोशिश करेगा फॉरेस्ट, तो वो बी बॉक्स में क्या होगा, उससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी और जो मधुमक्खियाँ हैं वो वापस से परेशान करेंगी एलिफेंट को, और जो है वो एलिफेंट चला जाएगा। ठीक है, सुनने में तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कैसे होगा ये सारी चीज़ें मैं भी आप लोगों को पिक्चर के थ्रू समझाऊंगा। ये बेसिकली बोला जा रहा है कि जो नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जोन है। तो यहाँ पर हम लोग चीज़ें जो है आप कह सकते हो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। प्लस इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा, ये नागरहोल नेशनल पार्क के बारे में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके बारे में, तो बी फेंस हम लोग बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया क्या रीज़न है। देखो होता क्या है, खेत वगैरह हैं होते हैं आसपास, तो फिर क्या होता है कि हाथी वगैरह निकल जाते हैं जंगल से और प्लस खेत भी बर्बाद कर देते हैं। फिर उसके बाद इंसान उनको भगाने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई परेशानी में आ जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब ना हाथी क्रॉस कर पाएंगे फॉरेस्ट को, और ना ही यहाँ पे खेत बर्बाद होंगे, ना ही इंसान और हाथी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, लेकिन हम उसे रोकेंगे कैसे, वो रोकेंगे बी फेंस के थ्रू। अब यहाँ पे बी फेंस का क्या सिस्टम है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आप समझोगे। देखो यहाँ पे मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ। मान लो ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर हाथी है। अब यहाँ पे बी बॉक्स लगा देते हैं हम लोग, बी बॉक्स। ठीक है, इसका नाम है बी बॉक्स, मधुमक्खी के लिए बॉक्स बना के हम लोग इस तरीके से फिट कर देते हैं। प्लस सब जगह तार ये कनेक्ट हैं। ठीक है, ये जो वायर है ये इन सभी बॉक्सेस से कनेक्ट करे गए। अब ये हाथी निकल कर आएगा। अब ये हाथी आएगा जैसे ही यहाँ पर, जैसे ही ये टकराएगा इससे, ये जो बी हैं, ये जो मधुमक्खियाँ हैं इसके अंदर, वो बहुत परेशान, मतलब आप कह सकते हो डिस्टर्ब होंगी, निकल कर आएंगी, ये परेशान करेंगी, ये बस 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 करेंगी, बस आवाज़ आती है इसी तरीके से। तो यहाँ पर ये हाथी जो है एलिफेंट वापस से पीछे चला जाएगा। ठीक है, प्लस इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। हमने आधी हाथी को भी भगा दिया, ह्यूमन और जो एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर हम लोग पैसा भी जनरेट कर सकते हैं। ये जो मधुमक्खियाँ हैं वो हनी जनरेट करेंगी, ठीक है, शहद बनाएंगी यहाँ पर, उस शहद से जो फार्मर है वो पैसा बना सकता है। तो आप देख पाओगे जो बी बॉक्स है ये क्या होगा, एलिफेंट को परेशान करेंगी जो मधुमक्खियाँ हैं, फिर उसके बाद जो है एलिफेंट वापस से चले जाएगा। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। प्लस जो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें वॉल वगैरह बनानी हो तो उसके अंदर पैसा भी बहुत खर्चा जाएगा। जो फेंसिस वगैरह बना, फेंसिस मतलब जो बॉर्डर्स वॉल बनानी होती है, दीवार बनानी होती है, तो उसमें बहुत खर्चा भी लगेगा, वो बच जाएगा। प्लस हम लोग यहाँ पर ये अच्छा सा चीज़ इस्तेमाल करने के बाद हम लोग फार्मर की इनकम को भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि हनी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, शहद बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे, ये अगेन आप देख पाओगे ये बी बॉक्सेस कनेक्ट हैं। तो हाथी आएगा, प्लस ये टकराएगा, बी बाहर आएंगी और परेशान करेंगी, और यहाँ पर ये हाथी वापस से चला जाएगा। यानी कि हाथी क्या होगा, ये बी को डिस्टर्ब करेगा और बी हाथी को डिस्टर्ब करेगी, दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। अब ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कौन कर रहा है। अब जो ये प्रोजेक्ट है ये इनिशिएटिव है KVIC का, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का ये इनिशिएटिव है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हम लोग नागरहोल नेशनल पार्क के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये नागरहोल नेशनल पार्क क्या है, इसको हम लोग राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इसको एस्टेब्लिश किया गया था एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955 में, लेकिन उसको बाद में नेशनल पार्क बना दिया गया 1988 में। फिर इसको 37th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। और आज के टाइम पर आपको याद रखना है, भारत के अंदर 51 टाइगर रिजर्व हैं, 51 टाइगर रिजर्व्स हैं।
और हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व ऐड हुआ है वो आप देख पाओगे, श्री विल्लपुथुर मेघालय टाइगर रिजर्व, और ये ऐड हुआ है तमिलनाडु का है ये टाइगर रिजर्व है, तो इसको ऐड करा गया है बिल्कुल लास्ट में 2021 के अंदर इसको अप्रूवल दिया गया है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है इसकी क्या लोकेशन है, वेस्टर्न घाट्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्लस रिवर वगैरह कोई यहाँ से जाती है तो हाँ जी हाँ, नगरहोल रिवर जो है यहाँ से इस पार्क में से बहती है। ठीक है, बाद में जो कि जो नदी है इस पार्क से निकलने के बाद किस किस को ज्वाइन करती है, काबिनी रिवर को ज्वाइन करती है। ठीक है, चलो उसके बाद बात करें यहाँ पे क्या क्या पौधे पाए जाते हैं, तो पौधों में दो टाइप के पेड़ तो मोस्टली पाए जाते हैं, एक टीक वाला पेड़ और प्लस रोजवुड, ये दोनों पेड़ तो पाए जाते हैं। उसके बाद क्या क्या कौन कौन से जानवर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो एशियन एलिफेंट्स देखने को मिलता है, और स्पॉटेड डियर हो गया, इंडियन माउस डियर, गौर, स्ट्राइप्ड नेक्ड, और यहाँ पे रेडी मैंगूजेस हो गए और मोंगूजिस, उसके बाद ग्रे लंगूर, बॉनेट मकॉक, एशियन वाइल्ड डॉग, लेपर्ड, टाइगर, तो ये सब यहाँ पे स्लॉथ बियर, ये सारे जानवर जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं नगरहोल नेशनल पार्क में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि जो KVIC है उसका ये जो इनिशिएटिव है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये KVIC लेकर चल रहा है। तो KVIC क्या है बेसिकली, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 के अंडर। और जो ये KVIC है आप कह सकते हो यह क्या काम करती है, प्लानिंग, प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो है ये काम करती है एक तरीके से जो विलेज की इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको प्रमोट करती है रूरल एरियाज़ में। ऑब्वियस ही बात है रूरल एरियाज़ ही हो गए, ठीक है, जो गांव वाले एरियाज़ हो गए तो वहाँ पर जो है विलेज इंडस्ट्रीज़ वगैरह को अच्छी तरीके से प्रमोट करा जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें जो ये KVIC है ये वर्क करती है MSME के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के अंडर ये वर्क करती है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो का एंड, और वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाउ मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।